नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 3 सच्चा हीरा, हालांकि वो एक कहानी है, उसका आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के उत्तर देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो सबसे पहले बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि सच्चा हीरा शीर्षक है, उनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सच्चा यानी कि सही और हीरा यानी कि नवरत्न। नवरत्न यहाँ एक सच्चे आदमी के बारे में है। बच्चों, आपने वर्ग में बहुत ही अच्छी तरह से ये कहानी पढ़ी होगी कि इस कहानी में 4 जो स्त्रियां हैं वो अपने बेटों के गुणगान गाती है। तो उसमें आखिर में जो स्त्री है, चौथी स्त्री, उनका बेटा सचमुच में सच्चा हीरा है, यानी कि अच्छा आदमी है। उसके बारे में वो बहुत ही प्यारी हमें जानकारी मिलती है। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम डायरेक्ट हमारे अभ्यास और जाते हैं। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूसरे सत्र की, उसमें हमारा पृष्ठ क्रमांक यानी कि पेज नंबर 16 पर है। देखिए आप, अभ्यास है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? उसका उत्तर है, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। दूसरा प्रश्न है, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो बाल दोस्तों, आप अपने घर में अपने माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं वो यहाँ लिखना है। मैंने यहाँ लिखा, मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें खरीद लाता हूँ। इन चीज़ों में शाक सब्जी, दवाइयाँ, फल तथा अन्य वस्तुएं होती हैं। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार कर मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। तो बाल दोस्तों, आप जो क्या करते हैं अपने माता पिता को मदद, वो हमें यहाँ लिखनी है। प्रश्न नंबर 3, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? उत्तर, आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 मुख्य, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। तो बाल दोस्तों, सबसे पहले समझिए, निम्नलिखित यानी कि नीचे जो 10 शब्द दिए हुए, उसमें शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ हमें लिखना है। उसके बाद शब्दकोश में से ढूंढकर हमें लिखना है, तुरंत बाद में कौन सा शब्द आएगा वो हमें शब्दकोश में से ढूंढकर लिखना है। तो कुल मिला के हमें 10 शब्द दिए हैं। सबसे पहले देखिए, बपोती, व्यथा, नीति, प्रतिभा, शौर्य, रुचि, बांटना, क्षमा, उद्यान, अमन। ये हमारी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 16। तो बाल दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अपनी पाठ्य पुस्तक सामने रखिए, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल पाएगा। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में देखिए पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 16 पर कि कुल मिला के 10 शब्द दिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, उसके तुरंत बाद आने वाले शब्द का हमें अर्थ ढूंढना है, किस में से, शब्दकोश में से। उसके बाद लिखना है। तो देखिए, बप्पा तो के पिता, व्यथातुर तो के पीड़ित, नियतेंद्रीय यानी कि जितेंद्रीय, प्रतिभाग यानी उत्पादन कर, शुल्क यानी शुल्क संबंधी, रुचित यानी मनचाहा, बोटा यानी हिस्सा, क्षमालु यानी क्षमा करने वाला, उद्यानिकी बाग यानी बगीचे लगाने का काम, अमनस्क यानी अनमना। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा है, देखिए पहला है बपोती, तो उसके बाद क्या आएगा,
बप्पा आएगा, तो उनका मतलब क्या होगा, पिता होगा। तो इस प्रकार से बच्चों में बहुत ही सोच समझ के लिखना भी है। देखिए उसके बाद प्रश्न नंबर 3, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाए। सबसे पहले तो ये एक हमारी पाठ्य पुस्तक, जो पाठ्य पुस्तक सामने बच्चों रखना है हमें। प्रश्न 3 है पृष्ठ क्रमांक 16 पर। सबसे पहले हमारी पाठ्य पुस्तक में एक कहानी दी हुई है। कहानी की जो हमें उसको हमें पूरी भी करनी है। उसके बाद कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाए। सबसे पहले हमें चर्चा करनी है कहानी की, उसके बाद लेखन करना है। तो इस प्रकार से हमारे पाठ्य पुस्तक में दी हुई है कि राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुत्ता पहनो राजा का कुत्ता, खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना इत्यादि बच्चों क्या है कि हमें दिया हुआ है। उसके आधार पर हमें सबसे पहले चर्चा करनी है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच। शिक्षक यदि बालक कोई बच्चे को पूछेगा कि राजा बीमार क्यों पड़ा, एक छात्र बोलेगा क्योंकि वह किसी प्रकार का श्रम नहीं करता था। शिक्षक, वैद्य राजा को स्वस्थ क्यों नहीं कर सका, दूसरा छात्र, क्योंकि वह राजा की बीमारी का कारण न जान सका। शिक्षक, किसान क्यों सुखी था, तीसरा छात्र, किसान मेहनत करता था, अपनी मेहनत की रोटी खाता था, इसलिए वह स्वस्थ और सुखी था। उसके बाद बच्चों क्या करना है हमें कहानी में, उसके बाद लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों कहानी कोई भी हम लिखे तो उनका हमें शीर्षक देना होता है। तो हम देखिए इस कहानी का शीर्षक हम दे देते हैं, सुख का रहस्य अथवा तो यानी या बीमारी का इलाज। चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभव बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद में एक खेत में जा पहुँचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देश पसीने से तर है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। इस कहानी से जो दोस्तों हमें सीख मिलती है कि श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। उसके बाद प्रश्न चौथा, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखित पूर्ण कीजिए। सबसे पहले तो ये अपूर्ण कहानी है, उसमें मौखिक भी हमें पूर्ण करना है और लिखित भी पूर्ण करना है। तो देखिए, पुराने जमाने की बात है, कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश का दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आया। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि इनमें कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। विदेश के दरबारी इनके प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। उसके बाद क्या बच्चों हमें लिखनी है कि ये कहानी मौखिक तो हमने कही है, अब हमें लिखना भी है। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान के एक पेड़ की डाल पर लटका दिया जाए। उस दरबारी की बात मानकर वे मालाएं पेड़ की डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में भन 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 करती हुई मधुमक्खी आई और एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं गई। यह देखकर दरबारी ने कहा, जिस माला पर मधुमक्खियाँ बैठी है वह असली फूलों की माला है, दूसरी नकली फूलों की माला है। उस दरबारी की बुद्धि की सबने प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबार का लोहा मान लिया। इससे कनकपुर के दरबार की ख्याति और भी बढ़ गई। उसके बाद बच्चों
हमारा ध्यान पृष्ठ क्रमांक 17 पर होना चाहिए। उसमें 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। तो एक जो कहानी है दी हुई है हमारी पाठ्य पुस्तक में, उसका हमें सारांश लिखना है कि इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो ये कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक में है, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। नंदन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गया। कोई ऐसे हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा, ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उठता हुआ शिकारी के पास गया, उसके सिर पर चोंच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रुद्ध हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा, यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज़ सुनकर उड़ गया। तो उसका सारांश बच्चों हमें ये मिलता है इस कहानी से कि एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जो ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए, ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस के ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कोई की युक्ति धरी की धरी रह गई। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 17 पर स्वाध्याय है। अब प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? उत्तर, पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वो बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। दूसरा प्रश्न, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? उत्तर, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो बहुत ही शक्तिशाली है। वो बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। तीसरा प्रश्न, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? उत्तर, तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। निम्नलिखित जो उक्ति है वो कौन किसे कहता है उसके बारे में बाल दोस्तों लिखना है। हमारे पाठ्य पुस्तक में 17 पेज पर यह कुल मिला के 4-5 जो उक्ति दी हुई। यही सच्चा हीरा है। माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। सुनो मेरा हीरा गा रहा है। देखो यही मेरी गोद का हीरा है। देखो वह मेरा लाडला बेटा है। तो कुल मिला के बाल दोस्तों 5 है। तो उसका उत्तर भी यहाँ देखिए आप। यही सच्चा हीरा है। वो पहला है, एक वृद्ध महिला 4 स्त्रियों से कहती है, वो बोलता है, तो उसका जवाब हमें यही लिखना है। दूसरे में चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है, वो लिख देना है हमें। तीसरा का जवाब है, पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। चौथा है, तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। पांचवा, दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। तो बाल दोस्तों ये जो है कुल मिला के 5 हमारी पाठ्य पुस्तक में उक्ति, उसके ये उत्तर है। तो हमें ये सामने लिख देने हैं 5 के 5। तो बाल दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने प्यारे दोस्तों को भी ज़रूर भेजना, क्योंकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने मेरी इस YouTube चैनल सुरेश साहब नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में
कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता के समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्व अध्ययन पोथी सॉल्यूशन, सभी मैं इस चैनल में वीडियो बना के डालता हूँ। तो कृपया करके प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।